हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम ट्रैकर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर वाइज रिवीजन एक बुक की जिसका नाम है रामबाण बुक, जो आशुतोष गर्ग इनकी लिखी हुई है। और इसमें प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स भी दिए हुए हैं, जिसमें 2015 से लेकर 2024 तक सारे के सारे प्रीवियस ईयर्स के पेपर हैं। और दोस्तों, ये रेलवे की बहुत ही बेहतरीन बुक है, जो रामबाण बुक है। आज हम लोग इसका रिवीजन करने वाले हैं और शुरुआत से करेंगे चैप्टर वाइज रिवीजन। पहले एक चैप्टर करेंगे, फिर दूसरा चैप्टर, फिर तीसरा चैप्टर। तो शुरू से लेकर अंत तक सारे चैप्टर करेंगे। तो सबसे पहले पहला चैप्टर करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं चैप्टर 1, जो कि है हमारा पाषाण युग और सिंधु घाटी सभ्यता। पहले चैप्टर 1 को कंप्लीट करेंगे, फिर आगे के वीडियोज़ में दूसरे चैप्टर करेंगे। एक एक करके चैप्टर करके सारे बुक को कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हमारे पाषाण युग और सिंधु घाटी सभ्यता। दोस्तों, ये अध्याय 1 है, पाषाण युग और सिंधु घाटी सभ्यता। यहाँ से स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 और आगे चलते जाएंगे। तो दोस्तों, क्विक रिवीजन करेंगे पूरा स्पीड से। पहला पॉइंट है पाषाण युग के बारे में। भीमबेटका के शिलाश्रय प्रसिद्ध है, भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीन चिन्हों की वजह से है, जो कि एनटीपीसी में आया था 2021 में। याद रखेंगे, भीमबेटका के शिलाश्रय प्रसिद्ध है किस लिए? भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से वो भीमबेटका प्रसिद्ध है। दूसरे पॉइंट में है भारत में पाषाण कालीन शिला चित्रकारी पाई जाती है, किसमें? भीमबेटका में पाई जाती है। याद रखेंगे, भीमबेटका से रिलेटेड। आगे बढ़ेंगे, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं, किसमें मिले हैं? आदमगढ़ में मिले हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से याद रखेंगे, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं, कहाँ पे? आदमगढ़ में। आगे बढ़ेंगे, मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के ऐतिहासिक काल का कालानुक्रम है पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। ये तीनों है जो एनटीपीसी में आए हुए हैं प्रीवियस ईयर्स के। याद रखेंगे दोस्तों। आगे बढ़ेंगे, भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी? तो 1957 से लेकर 1958 में हुई थी भीमबेटका की खोज। आगे बढ़ेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए सीप प्राप्त किए जाते थे, किसमें? नागेश्वर से। सिंधु घाटी सभ्यता के समय में किस शिल्प से? नागेश्वर से निर्माण के लिए सीप प्राप्त किए जाते थे। याद रखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल रोपड़ स्थल पंजाब में स्थित है। याद रखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता का रोपड़ स्थल कहाँ है? पंजाब में। हड़प्पा की अधिकांश मानक मोहरें किस नामक से एक प्रकार के मुलायम पत्थर से बनी होती थी, जो 2x2 विमा के साथ वर्गाकार आकृति का होता था तथा जिसका उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था? वो क्या था? स्टीएटाइट। स्टीएटाइट था, जो हड़प्पा की अधिकांश मानक मोहरें जो एक प्रकार के मुलायम पत्थर से बनी होती थी। इसका आंसर हो जाएगा स्टीएटाइट। याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, धौलावीरा जो है किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात राज्य में स्थित है। याद रखेंगे, धौलावीरा गुजरात राज्य में स्थित है। आगे बढ़ेंगे, धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थान है, किस समाधि से जुड़ी हुई है? तो सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी हुई है। याद रखेंगे, मोहनजोदड़ो में पाया गया जो विशाल स्नानागार है, एक विशाल आयताकार टैंक था, वो रेक्टेंगल के समान था। याद रखेंगे, वर्ष 1920 से लेकर 1921 के आसपास में नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला था, किस नदी के? रावी नदी के। मोहनजोदड़ो स्थित है किसमें? सिंधु नदी में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता, याद रखेंगे, हड़प्पा सभ्यता का शहर विशिष्ट रूप से मानके बनाना, सीप काटना, धातु की वस्तुएं बनाना, मुहर बनाना और तराजू का निर्माण करना आदि कार्यों सहित शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था। कहाँ पे? चनहुदड़ो में। चनहुदड़ो में ये होता था। याद रखेंगे, रामबाण बुक की ये पॉइंट्स है। आगे देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा स्थल को सबसे पहले खोजा गया था। याद रखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता को, सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा जो स्थल है वो सबसे पहले खोजा गया था। याद रखेंगे ये पॉइंट्स। आगे बढ़ेंगे, क्विक रिवीजन कर रहे हैं दोस्तों, इसलिए जल्दी से रिवीजन करेंगे। वैसे भी आपने इसकी तैयारी जरूर की होगी, ये हम तो बुक की रिवीजन कर रहे हैं पूरा। आगे है, पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति जो नटराज पाई गई थी, कहाँ पे पाई गई थी? हड़प्पा में पाई गई थी। और नटराज की मूर्ति है। याद रखेंगे, हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया गया है। गुजरात में कहाँ? धौलावीरा में पाया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता के धौलावीरा स्थलों में जलाशय के साक्ष्य मिले हैं। याद रखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता में धौलावीरा स्थलों में जलाशय के साक्ष्य मिले हैं। आगे है, पुरातात्विक स्थल सुरकोता स्थित
पुरातात्विक स्थल सुरकोता स्थित में गुजरात राज्य में है, याद रखेंगे। 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में सर मार्टिन व्हीलर ने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया था, याद रखेंगे 1944 में। प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की पहली बार खुदाई प्रख्यात ने पदभार संभाला भारतीय द्वारा किसके द्वारा की गई थी? आर.डी. बनर्जी के द्वारा, याद रखेंगे। आर.डी. बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो की पहली बार खुदाई प्रख्यात में भारतीय पुरातत्व द्वारा की गई थी, किसके? आर.डी. बनर्जी के। आगे देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता 3000 ईसा पूर्व वर्ष पुरानी है और दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्रों पर व उत्तर में मालवा तक फैली हुई है, याद रखेंगे। 3000 साल पुरानी है सिंधु घाटी सभ्यता। आगे बढ़ेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता का विकास 5000 BC से मालवा के दक्षिण की ओर एवं उत्तर की ओर गंगा घाटी के पूरे तलहटी क्षेत्र में हुआ था, याद रखेंगे ये पॉइंट्स। हड़प्पा सभ्यता 2500 BC के आसपास विकास किया गया था। आज उन्हें हम कहते हैं, क्या कहते हैं? पश्चिमी भारत और पाकिस्तान कहते हैं, याद रखेंगे। भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है, जो लगभग 2500 ईसा पूर्व में अस्तित्व में आई थी, याद रखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? ईंट के बने भवन थे, याद रखेंगे। ईंट के बने भवन सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। सिंधु घाटी सभ्यता क्या है? एक कांस्य युगीन सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता है, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कांस्य बनाने के लिए तांबे और टीन को मिश्रित करते थे, याद रखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या बनाने के लिए? कांस्य बनाने के लिए तांबे और टीन को मिश्रित करते थे। मोहनजोदड़ो जो नामक का अर्थ है सिंधु में मुर्दे का टीला है, याद रखेंगे। मोहनजोदड़ो नामक का अर्थ सिंधु में मुर्दों का टीला है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे और पशुपति जो हमारे देवता भगवान शिव जी हैं वही उनको मानते थे। पशुपति को यानी भगवान शिव की ही पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे, मतलब भगवान शिव की पूजा करते थे, याद रखेंगे। जर्मनी और इटली के पुरातत्वविदों के एक दल ने मोहनजोदड़ो में सतह अन्वेषण शुरू किया था। कब किया था? 1980 में शुरू किया था, याद रखेंगे दोस्तों। 1980 में शुरू किया था मोहनजोदड़ो में सतह अन्वेषण। आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 2, उसमें कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है जो कि MCQs द्वारा दिए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए शिल्प कहाँ से प्राप्त किए जाते थे? NTPC में आया है 2022 में। इसमें ऑप्शन है जयपुर, सोरदगोई, नागेश्वर, रोपड़। इसमें आंसर है, सही आंसर है नागेश्वर, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए शिल्प कहाँ से प्राप्त किए जाते थे? तो नागेश्वर से प्राप्त किए जाते थे। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, सिंधु घाटी सभ्यता का निम्न में से कौन सा स्थल पंजाब यानी भारत में है? ऑप्शन है कोट दीजी, बनावली, बालू और रोपड़। तो दोस्तों रोपड़ जो है वो पंजाब में स्थित है, याद रखेंगे। रोपड़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। आंसर तो दिख ही रहा है, बस हम लोग रिवीजन कर रहे हैं स्पीड में, इसलिए डिटेल्स में क्या बताएंगे इसमें, इसलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन कहता है, इनमें से कौन सा पाषाण युग जो स्टोन एज के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता है? ऑप्शन है पुरा पाषाण, नव पाषाण, ताम्र पाषाण और मध्य पाषाण। तो राइट आंसर हो जाएगा ताम्र पाषाण, जो कि आंसर दिया हुआ है। कौन सा पाषाण युग 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता है? तो ताम्र पाषाण इन युगों के नहीं आता है। 3 ही युग हैं, पुराना पाषाण काल, नव पाषाण काल और मध्य पाषाण काल। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राक ऐतिहासिक काल का सही कालानुक्रम है? तो इसमें ऑप्शन है पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। दूसरा है धातु युग, मध्य पाषाण काल और पूरा पाषाण काल। नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और पूरा पाषाण काल। और ऑप्शन डी है मध्य पाषाण काल, नव पाषाण और पूरा पाषाण। दोस्तों सबसे पहले पूरा पाषाण काल आया था, फिर मध्य पाषाण काल आया, फिर नव पाषाण काल आया। इस हिसाब से ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, सिंधु घाटी सभ्यता वर्ष पुरानी है और दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्रों में व उत्तर में मालवा तक फैली हुई थी। तो इसके ऑप्शन है 1000 ईसा पूर्व, 5000 ईसा पूर्व, 3000 ईसा पूर्व या 80,000 ईसा पूर्व। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता वो सिर्फ 3000 वर्ष पुरानी है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, 3000 ईसा पूर्व। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है
किसका विकास 5000 बीसी से मालवा के दक्षिण की ओर एवं उत्तर की ओर गंगा घाटी के पूरे तलहटी क्षेत्र में हुआ था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का ही हुआ था 5000 बीसी ईसा पूर्व के पहले, दक्षिण की ओर से और उत्तर की ओर गंगा घाटी के पूरे तलछटी क्षेत्र में। याद रखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का 5000 बीसी से पहले हुआ था। याद रखेंगे दोस्तों। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है हड़प्पा सभ्यता जो 2500 बीसी के आसपास विकास किया गया था, आज उन्हें हम क्या कहते हैं? दोस्तों तो आज उन्हें हम भारत और पाकिस्तान कहते हैं, पश्चिमी भारत और पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता 2500 बीसी के आसपास विकास किया गया था, आज उन्हें हम क्या कहते हैं? तो पश्चिमी भारत और पाकिस्तान कहते हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू अस्तित्व में आई थी, तो 2500 ईसा पूर्व से राइट आंसर हो जाएगा। 2500 ईसा पूर्व से जन्म से अस्तित्व में आई थी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी ईंट के बने भवन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ईंट के बने भवन सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है सिंधु घाटी सभ्यता क्या है? दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कांस्य युगीन सभ्यता। क्विक रिवीजन कर रहे हैं दोस्तों, इसलिए ऑप्शंस बताने का टाइम नहीं है, हम लोग तुरंत क्लियर करेंगे और तुरंत इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और पूरा बुक भी खत्म करना है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या बनाने के लिए तांबे और टीन को मिश्रित करते थे? तो कांच बनाने के लिए तांबे और टीन को मिश्रित करते थे। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कांस्य बनाने के लिए तांबे और टीन को मिश्रित करते थे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थान नहीं है? तो दोस्तों आजमगढ़ जो है वो यहाँ का स्थान नहीं है, बाकी कालीबंगा, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अहम मतलब स्थान है, इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है मोहनजोदड़ो जो नाम का अर्थ है मुर्दे का टीला है, वो कहाँ पे है? तो वो सिंधी में है। याद रखेंगे सिंधी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सिंधी। ये रहा सिंधी। मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ मुर्दे का टीला यानी वो सिंधी में है, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 भी कहता है हड़प्पा के लोग निम्नलिखित भगवान में से किसकी पूजा करते थे? तो वो पशुपति हमारे भगवान विष्णु। सॉरी हड़प्पा के लोग निम्नलिखित भगवान में से किसकी पूजा नहीं करते थे? तो विष्णु। सॉरी क्वेश्चन पूरा पढ़िएगा। हड़प्पा के लोग किस भगवान की पूजा नहीं करते थे? तो विष्णु की पूजा नहीं करते थे, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग की पूजा करते थे? तो पशुपति हमारे शिव भगवान की पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो पशुपति भगवान की पूजा करते थे, जो भगवान शिव जी हैं। और आखिरी क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16 कहता है धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थान है, किस समयावधि से जुड़ी हुई है? तो वो सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी हुई है धौलावीरा। याद रखेंगे धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थल है जो सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी हुई है। आगे हम लोग क्विक एग्जाम रिमाइंडर करेंगे और पॉइंट वाइज देखेंगे। पाषाण युग जिसे अंग्रेजी में स्टोन एज कहा जाता है मानव इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है, याद रखेंगे। आगे कहता है यह युग पत्थरों के उपयोग से जुड़ा है और मानव जीवन के प्रारंभिक चरण को दर्शाता है, याद रखेंगे। तीसरा पॉइंट है पाषाण युग को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल और तीसरा है नव पाषाण काल, याद रखेंगे। पूरा पाषाण काल में मानव ने पहली बार पत्थर के औजारों का उपयोग किया था, याद रखेंगे। पत्थर का औजार जो है वो पूरा पाषाण काल में किया गया था। मध्य पाषाण काल में पशुपालन का प्रारंभ हुआ था, याद रखेंगे। जो पालतू जानवर हैं वो पशु पालते थे कब? मध्य पाषाण काल में। आगे है नवपाषाण काल में खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी, याद रखेंगे। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी से मिलता है, याद रखेंगे। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जौ थी। जौ को मानव द्वारा सबसे सर्वप्रथम अनाज जो बोया गया था वो जौ था। भीमबेटका गुफाएं जो शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, याद रखेंगे। मेहरगढ़ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? मेहरगढ़ से, याद रखेंगे। और आगे है बुर्ज होम से गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, याद रखेंगे। ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है, यह भी याद रखेंगे। भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे बढ़ेंगे पूरा पाषाण काल के बारे में देखते हैं। पूरा पाषाण काल
पूरा पाषाण काल, इस युग में मानव अपनी सभी आवश्यकताओं को पत्थरों के उपकरणों से पूरा करते थे। पॉइंट नोट करेंगे। आग आग को जलाने की जानकारी इस युग में मिली थी। दोस्तों पूछा जाता है आग किस युग में आया था, तो पूरा पाषाण काल में आया था। और पत्थर के औजार भी थे। लोग गुफाओं में रहते थे और शिकार करते थे। याद रखेंगे, पूरा पाषाण काल में लोग गुफाओं में रहते थे और शिकार भी करते थे। आगे, यह युग लगभग 5 लाख साल पूर्व से 12,000 साल पहले तक था। याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे मध्य पाषाण काल के बारे में। इस युग में औजारों की गुणवत्ता में सुधार हुआ और लोग छोटे समुद्र तट पर बसने लगे थे। यह युग लगभग 12,000 साल पहले से 10,000 साल पहले तक था। आगे बढ़ेंगे। आगे नवपाषाण काल के बारे में। नवपाषाण काल क्या आता है? इस युग के लोग खेती करने लगे थे और धान, गेहूं और अन्य फसलें उगाने लगे थे। याद रखेंगे, नवपाषाण काल में ही फसल की कृषि हो रही थी। यह युग लगभग 10,000 साल पहले से 2500 साल पहले तक चला था। आगे देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। क्विक रिवीजन करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 25 ईसा पूर्व से दक्षिण एशिया के पश्चिमी भाग में, मुख्य रूप से वर्तमान पाकिस्तान और पश्चिमी भारत में फल फूली थी। 1921 में दयाराम साहनी द्वारा रावी नदी के किनारे खोजा गया था पहला शहर था हड़प्पा। किसने खोजा था? दयाराम साहनी ने 1921 में। एक अन्य महत्वपूर्ण स्थल मोहनजोदड़ो, जो मोहनजोदड़ो है, जो पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र में सिंधु नदी के पास है। याद रखेंगे, इन खंडहरों को 1980 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया था। आगे बढ़ेंगे, भौगोलिक विस्तार से देखेंगे। क्या कहता है? सिंधु घाटी सभ्यता में पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, राजस्थान, गुजरात और पश्चिमी उत्तर प्रदेश सहित एक विशाल क्षेत्र शामिल था। यह पश्चिमी में सुल्कोगेंडोर, बलूचिस्तान जो पाकिस्तान में है, से लेकर पूर्व आलमगीर जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक फैला हुआ था। यह सभ्यता अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान तक भी पहुंची थी। विशेष रूप से पाकिस्तान के मेहरगढ़ में पूर्व हड़प्पा सभ्यता में कपास की खेती का पहला प्रमाण मिला है। ये भी पूछा जाता है कि सबसे पहले खेती किसकी हुई थी? तो कपास याद रखेंगे, कपास की खेती सबसे पहले हुई थी। आगे बढ़ेंगे। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विशेषताएं क्या है इसमें? तो सिंधु घाटी सभ्यता जो मिस्र, मेसोपोटामिया और चीन के साथ 4 सबसे बड़ी प्राचीन शहरी सभ्यताओं में से एक थी। इसके प्रमुख शहरों जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में ग्रिड लेआउट और प्रशिक्षित जल निकासी प्रणालियों सहित उन्नत शहरी नियोजन का प्रदर्शन किया था। सभ्यता में तांबा, कांस्य, सीमा और टीन का उपयोग करके धातु विज्ञान का अभ्यास किया जाता था। याद रखेंगे दोस्तों। आगे बढ़ेंगे। आगे है व्यापार और वाणिज्य के लिए मानकीकृत बाट और माप का उपयोग किया जाता है। आगे है नगर योजना और वास्तुकला के बारे में। शहरों में बहुमंजिला ईंट के घर, सार्वजनिक स्नानागार जैसे मोहनजोदड़ो में महान स्नानागार के लिए प्रसिद्ध है और सुव्यवस्थित सड़कें थी। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अभी भी अनसुलझी है, जिससे उनकी भाषा और साहित्य को समझना चुनौतीपूर्ण हो गया है। आगे बढ़ते हैं। गिरावट और विरासत के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारणों की पूरी तरह से समझा नहीं गया है, लेकिन इसमें जलवायु परिवर्तन, संसाधनों की कमी और संभावित आक्रमण शामिल हो सकते हैं। अपने अंततः पतन के बावजूद सिंधु घाटी सभ्यता ने प्राचीन दुनिया में शहरी संस्कृति, प्रौद्योगिकी और व्यापार के मामले में एक अस्थायी विरासत छोड़ी है। हड़प्पा के बारे में जानेंगे अब। वर्तमान पंजाब जो पाकिस्तान में स्थित है, यह खुदाई किए जाने वाले पहले स्थलों में से एक था। क्या था? हड़प्पा। सबसे पहले हड़प्पा को ही खोजा गया था। अन्न भंडार जो अनाज भंडारण के लिए उपयोग की जाने वाली बड़ी अच्छी तरह से निर्मित संरचनाएं हैं, जो उन्नत कृषि पद्धतियों का संकेत देती है। तीसरा है शिल्प छापे, शिलालेखों वाले हजारों मोहरें मिली हैं, जो लेखन के एक रूप या प्रतीकों की प्रणाली का सुझाव देती है। और चौथा शहरी नियोजन है, जो सुनियोजित सड़कें बनाई गई, जल निकासी प्रणालियों और मानकीकृत ईंट के आकार एक परिष्कृत शहरी सभ्यता को संकेत देते हैं। आगे बढ़ेंगे मोहनजोदड़ो के बारे में। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में सिंध में स्थित है। महान स्नानागार और उन्नत शहरी नियोजन के लिए यह जाना जाता है। महान स्नानागार के लिए जाना जाता है मोहनजोदड़ो। याद रखेंगे, उन्नत जल निकासी प्रणाली वाला एक बड़ा सार्वजनिक स्नान क्षेत्र है। संभवतः धार्मिक या अनुष्ठानिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता था। महान अन्न भंडार जो माना जाता है कि एक विशाल संरचना का उपयोग अनाज भंडार के लिए किया जाता था। कांस्य मूर्तियाँ जो कलात्मक और धातु कर्म कौशल एक प्रदर्शन करने वाली नाचती हुई लड़कियों की मूर्तियाँ और कांस्य प्रतिमाएं सहित कलाकृतियाँ हैं। कहाँ पाई गई है? मोहनजोदड़ो में। ये सारे पॉइंट्स याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे धौलावीरा के बारे में। धौलावीरा भारत के गुजरात में स्थित है। अपनी अनूठी जल संचयन प्रणाली और शहरी नियोजन के लिए जाना जाता है। जल प्रबंधन प्रणाली, जलाशयों, बांधों और नहरों का परिष्कृत नेटवर्क जो उन्नत हाइड्रोलॉजी इंजीनियरिंग का संकेत देता है। दूसरा है किलेबंद क्षेत्र। माना जाता है कि शहर के भीतर एक किलेबंद क्षेत्र में प्रशासनिक और धार्मिक इमारतें थीं। लिपि क्या है? प्राचीन सिंधु लिपि में शिलालेखों वाला एक बड़ा लिपि है, जो उनकी लेखन प्रणाली में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। याद रखेंगे ये सारे पॉइंट्स।
आगे है राखी गाड़ी के बारे में। राखी गाड़ी भारत के हरियाणा में खोजे गए सबसे बड़े स्थलों में से एक है। अदलोथल जो है भारत के गुजरात के एक प्राचीन बंदरगाह शहर है। गोदीघर जो नौगम्य चैनल से जुड़े बेसिन वाला एक उल्लेखनीय गोदी यार्ड है जो समुद्री व्यापार और वाणिज्य का सुझाव देता है। दूसरा है मनका फैक्ट्री। मनका बनाने वाली कार्यशालाओं के साक्ष्य एक संपन्न शिल्प उद्योग का संकेत देते हैं। चावल की भूमि भूसी की छाप। चावल की खेती के संकेत कृषि पद्धतियों में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। आगे है कालीबंगन के बारे में। भारत के राजस्थान में स्थित अग्निवेदियों और वुडाश बुश्रोफेडन शैली के लेखन के लिए जाना जाता है। आगे है अग्निवेदी। औपचारिक मंचों वाली एक चौकर अग्निवेदी जो अनुष्ठानिक प्रथाओं या धार्मिक समारोहों का सुझाव देती है। याद रखेंगे ये सारे के सारे पॉइंट्स। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। चैप्टर 1 तो यहीं समाप्त हो गया। चैप्टर 1 खत्म। अब आगे चल के चैप्टर 1 चैप्टर 2 शुरू करेंगे। तब तक के लिए चैप्टर 2 के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं। अभी के लिए चैप्टर 1 खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। अभी के लिए बाय।